वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। भारत की एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने LOC पर फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। भिम्बर के मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाकया पाक फौज की मुस्तादी, पेशावराना और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाक भारत कशीदगी में भारत ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। हालिया सूरत-ए-हाल में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर साइबर हमले भी किए जा रहे हैं। वजीर IT शीजा फातिमा के मुताबिक भारत की जानिब से मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट्स पर साइबर हमले हुए, ताहम पाकिस्तानी IT माहिदीन ने भारतीय साइबर हमले नाकाम बना दिए। शीजा फातिमा का कहना था कि सोशल मीडिया के मैदान में पाकिस्तानी नौजवान भारत का जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। विफाकी वजीर ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान का टॉप 10 ममालिक में होता है। साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान का शुमार अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक में किया जाता है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर आलमी सतह पर भारत की जानिब से होने वाली इल्जाम तराशियों का जवाब दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासरीन के एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज के मौके पर पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बारे में शवाहिद मौजूद हैं कि ये इलाकाई हरीफों की मुआवनत से किया गया। जवाद अजमल ने कहा कि आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करे। पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक भारत कशीदगी पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। बरतानी खबरसा एजेंसी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की तरफ से हमले का खतरा मौजूद है, जिसके लिए फौज की मौजूदगी मजीद बढ़ा दी गई है और कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले कर लिए गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले 2-4 दिन इंतहाई अहम हैं। इंडिया की जानिब से फौजी कार्रवाई किसी भी वक्त मुमकिन है, क्योंकि दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। जब हमारे वजूद को बराह रास्त कोई खतरा हुआ तो हम इस सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार इंक्वायरी की पेशकश कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से वाक़े की मजम्मत करता हूँ। भारत का उनकी सरजमीन पर होने वाले हर हमले का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। भारत की जानिब से एक बूंद पानी भी रोका गया तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 108 मिलियन डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। अलामी में कहा गया कि पाकिस्तान के लिए 108 मिलियन डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दी गई है। आलमी बैंक के मुताबिक रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 78 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है और इस मंसूबे से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई को बेहतर बनाया जाएगा। अलामी में यह भी कहा गया कि पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 30 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे से सूबे में कुदरती मुजाहिमत को मजबूत बनाया जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह CCI इजलास में शिरकत के बाद कराची पहुंच गए हैं। सिंध के अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुतनाज़ा केनाल मनसूबे पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखने पर कारकुनान ने वज़ीर आला सिंध का ओल्ड टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल किया। कारकुनान से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नहरों का फैसला वापस हो चुका है। कुछ लोग चाहते थे सूबे आपस में लड़ें। नहरों के मामले पर सिंध के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ लोग गलत कागज दिखाकर अवाम को गुमराह करना चाहते थे। कागजों में मौजूद मंसूबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 7 जनवरी 2024 को जारी इरसा का सर्टिफिकेट गुज़िश्ता रोज मनसूख हो गया। भारतीय हठधर्मी पर बात करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। भारत का हर मंसूबा नाकाम बनाएंगे।
اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک بھارت کشیدگی اور فلسطینی مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے بھارت کے غیر منطقی اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے اصولی موقف اور فیصلوں پر مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سربراہ JUI کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مودی مسلمان دشمن ہے۔ اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا، مودی وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور قوت سے جواب دے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور ان کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں منصورہ آمد۔ محسن نقوی نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حافظ نعیم کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فیصلوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اور پاکستان کے اصولی موقف اور فیصلوں سے آگاہ کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے بھارت کے غیر منطقی اقدامات کے تناظر میں پاکستان کے اصولی موقف کی تائید کی اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ کہا بھارت کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے۔ لاکھوں بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے والی بھارتی سرکار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ محسن نقوی نے کہا جان بوجھ کر سازش کے ذریعے بھارت خطے کا امن تباہ کرنے کے درپے ہے۔ سیاسی اکابرین اور قوم بھارت کی کسی بھی جارحیت کے خلاف متحد ہیں۔ پاکستان کی بہادر مسلح افواج دفاع وطن کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما لیاقت بلوچ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پنجاب میں شہری اور دیہی ترقی کے لیے ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت خصوصی اجلاس میں 59 بڑے شہروں میں سیوریج، سڑکوں اور پارک سمیت کئی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ دیہات کے لیے بھی تاریخی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب بدلنے کو تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہری اور دیہی ترقی کے لیے متعدد منصوبوں کی اصولی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 59 بڑے شہروں میں سیوریج اور ڈرینیج کا نیا انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا تاکہ بارش کے پانی کے فوری نکاس کو یقینی بنایا جا سکے۔ واٹر سپلائی سسٹم کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے تاکہ بجلی کے بلوں کا بوجھ کم ہو سکے۔ گلیوں کی مرمت، ٹف ٹائل بچھانا اور شہری پارک کی بحالی بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بچوں کے لیے جھولے اور اسپورٹ سہولیات کی فراہمی کی بھی ہدایت۔ دیہات کی ترقی بھی اسی ویژن کا حصہ ہے۔ ہر گاؤں میں ڈرینیج سسٹم کی بحالی، گلیوں میں ٹف ٹائل اور مرکزی قبرستان کی 4 دیواری سمیت صفائی کا جامع پلان ترتیب دیا گیا۔ دیہات کے جوڑوں کو بائیو ٹیکنالوجی سے صاف کیا جائے گا۔ ایسے مخصوص پودے لگائے جائیں گے جو گندگی اور بدبو جذب کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ نے رورل روڈ پروگرام کا بھی جائزہ لیا اور 4500 کلومیٹر دیہی سڑکوں کی بحالی کی منظوری دی۔ ہر یونین کونسل میں نیا دفتر، کونسل روم اور عوامی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ستھرا پنجاب تاریخ کا سب سے بڑا صفائی پروگرام ہے جسے کامیاب بنانے کے لیے عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت سندھ کا اہم اقدام کراچی میں چلنے والی تمام آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے اور وی ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے خصوصی معاون برائے سرمایہ کاری قاسم نوید قمر، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے MD کمال ڈایو بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹرز کے قیام میں پیش رفت اور کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا وی ٹیکسی سروس کے آغاز سے نہ صرف شہر کا ٹیکسی نظام بہتر ہوگا بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں بھی واضح کمی آئے گی۔ حکومت سندھ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ پہلے مرحلے میں ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات کو 1000 پنک اسکوٹیز مفت فراہم کی جائیں گی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسز رواں سال جون تک پہنچ جائیں گی۔ لاہور میں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو کی ہدایت پر ای کچہری کا انعقاد۔ GM آپریشنز اعجاز بھٹی نے تمام صارفین کی شکایات 24 گھنٹے میں حل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ای کچہری کی سربراہی جنرل مینیجر آپریشنز اعجاز بھٹی نے کی۔ تمام سرکلز کے صارفین نے اپنے مسائل بیان کیے۔ GM آپریشنز اعجاز بھٹی نے متعلقہ افسران کو فی الفور ہدایات جاری کی۔ ای کچہری میں HR ڈائریکٹر ضمیر حسین کلاچی، DG MP نیشن رائے محمد اصغر شریک تھے۔ DG ایڈمن معصومہ عادل، مینیجر کمپلینٹ سیل نعمان ملہی اور ڈائریکٹر کمرشل رانا رضوان صبغت اللہ بھی موجود تھے۔ تمام سرکلز کے SAs نے فیس بک لنک کے ذریعے ای کچہری میں شرکت کی۔
खबर देंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की भरमार है। FIA और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान बन गई है। गैर कानूनी कॉल सेंटर्स मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा बन सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। जी अब्दाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद रावलपिंडी में गैर कानूनी कॉल सेंटर की भरमार है। FIA और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। गैर कानूनी कॉल सेंटर से मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स FIA पुलिस में मौजूद काली बेड़ों समेत 62 शख्सियात की जेर सरपरस्ती ये चल रहे हैं। जराए का कहना है कि कॉल सेंटर्स से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का भत्ता वसूल किया जाता है। जराए ने NTN न्यूज को बताया कि मुबैना तौर पर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की आड़ में जिस्म फरोशी, मुंशियात की सप्लाई समेत हर किस्म के गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जबकि कॉल सेंटर्स में मौजूद गैर मुल्की मौजूदा सूरत हाल में बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स में अफगानी, चाइनीज और साउथ अफ्रीकन समेत दीगर गैर मुल्की बड़ी तादाद में काम करते दिखाई देते हैं, जबकि इन कॉल सेंटर्स से खदमात हासिल करने वाली कंपनीज में बड़ी तादाद भारतीय कंपनीज की शामिल है। इसलिए ये कॉल सेंटर्स मौजूदा सूरत-ए-हाल में बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हैं। जी, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान सामने आ गया। तुर्क खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सदर एर्दोगान ने कशीदगी में कमी की अपील की है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्क सदर ने तिजारत, दिफाई ताउन और पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत का इरादा करते हुए कहा कि तुर्की नए तनाज़ात नहीं चाहता, खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। तुर्क सदर का कहना था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी आए, कबल इसके कि सूरत हाल मजीद संगीन रुख इख्तियार कर ले। अपडेट करेंगे। कनाडा के आम इंतखाबात में लिबरल पार्टी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ली हैं। वजीर आजम मार्क कार्नी ने इंतखाबात में लिबरल पार्टी की कामयाबी का ऐलान कर दिया। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात पर वोटिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जारी रही, जिसमें शहरियों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा कि पार्लियामेंट में तमाम जमातों के साथ आमीरी काम करने के लिए पूरा उम्मीद है। दो खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत के लिए ट्रंप के साथ बैठेंगे। दूसरी जानिब कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह ने पियर पोलिएव ने लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्नी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। सर्वे और एदादो शुमार जमा करने के मोतबर तरीन इदारे गैलप ने दुनिया की खुशबाश कौमों की फहरिस्त बराए साल 2025 जारी कर दी है और इस बार पाकिस्तान ने भारत को मात देकर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम खुश रखना और रहना जानती है और हर चीज का मुकाबला कर सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैलप ने दुनिया की खुशबाश कौमों की फहरिस्त बराए साल 2025 जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी कौम भारत से कहीं आगे है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार और तिजारती और मौशी तरक्की के बुलंदोबांग दावे करने वाले भारत के बासी खुश नहीं और फहरिस्त में आखिरी नंबर पर हैं। गैलप ने हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कर दिया है, जिसमें 44 खुशबाश कौमों में से पाकिस्तानियों का नंबर 8वां है। अवामी सर्वे में 72% पाकिस्तानियों ने तमाम मसाइल और मुश्किलात के बावजूद जिंदगी से खुश होने का इजहार किया, जिससे उनके हौसले और अज़म का पुरजोश अंदाजा होता है। दूसरी जानिब भारत की आवाम मायूसी का शिकार और मुर्दा दिल नजर आ रहे हैं। सर्वे में 31% भारतीयों ने खुश जबकि 34% ने जिंदगी से मायूसी का इजहार किया, जिससे मोदी हुकूमत में शहरियों के इस्तराब और परेशानियों का अंदाजा किया जा सकता है। गैलिप के इस इंडेक्स में चीनी शहरियों ने 86% के साथ खुशबाश कौमों की फहरिस्त में पहले नंबर पर जगह बना ली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में भी खुशबाश 147 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 109 है, जबकि भारत का इससे कहीं नीचे 118 है। ये फहरिस्त ममालिक की समाजी, मौशी और एक दूसरे की मदद करने जैसी खुसूसियात की बुनियाद पर तरतीब दी जाती है। शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ की आज 39वीं बरसी मनाई जा रही है। मुनव्वर ज़रीफ ने फ़न मिज़ा में अनमिट निशान छोड़े। उनकी बेसाख्ता अदाकारी आज भी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती है। इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। मेहरबान, कदरदान, भाईजान, रोशनदान, दोस्तान, गुलिस्तान, अच्छा भला खानदान,
पाकिस्तान के नामवर कॉमेडी किंग मुनव्वर जरीफ की आज बरसी मनाई जा रही है। मुनव्वर जरीफ 2 फरवरी 1940 को गुजरावाला में पैदा हुए। मुनव्वर जरीफ ने अपने फिल्मी करियर का आगाज पंजाबी फिल्म हथ जोड़ी से किया। इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े और मुनव्वर जरीफ को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मुनव्वर जरीफ अपने वक्त के स्टार एक्टर थे, जिनकी सैकड़ों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई। इन फिल्मों में पायखान, माही मुंडा, मोरनी, नौकर वोटीदा, यके वाली, छू मंतर, अनारकली, करतार सिंह और दूसरी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने अपने 16 साल फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में बतौर अदाकार, सदाकार, हीर और कॉमेडियन के किरदार अदा करके पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में अनमिट नकूश रकम किए, जो कि रहती दुनिया तक के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। मुनव्वर जरीफ ने एक अदाकार, कॉमेडियन और हीरो के साथ साथ बतौर फिल्मी डांसर के लाजवाब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मज़ाहिया अदाकारी में मुनव्वर जरीफ का कोई सानी नहीं था। खुसूसन फिल्म में नस्वानी रूप धारने में उन्हें मलका हासिल था। वो 29 अप्रैल 1976 को इस दुनिया से रुखसत हुए और